गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता हो कि एनसीईआरटी जियोग्राफी 8 क्लास की जो भी पुस्तक थी उसमें जो है अभी तक टोटल 2 चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया और तीसरे चैप्टर का जो आधा भाग है वो पहले क्लास में हो चुका है। और आज जो है आधे चैप्टर के बाद का भाग देखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि आज हम लोग देखेंगे कि खनिज का उपयोग यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर आज हम लोग देखेंगे। इससे बाकी पीछे का जितना भी है वो महाद्वीप पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं वो सभी के सभी हमने इससे पिछले क्लास में करा दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो चले जाइए, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो लोग हैं ना बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे 4.0 के लिए, उन सभी के लिए खुशखबरी है कि अब हमारे चैनल के माध्यम से, जहाँ पे आपको पहले ही 6 और 7 क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी पूरी तरह से नोट्स के साथ खत्म कर दिया गया है, अब उसका प्रैक्टिस होने वाला है। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अब जल्द ही वीडियो आने वाला है। तो बाकी आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जा सके। तो आइए अब बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं खनिज के उपयोग के लेकर, ठीक है। तो खनिज के उपयोग में हम क्या देखेंगे कि खनिजों का उपयोग, हमारा तो ये टॉपिक का नाम हो गया, ठीक है। इसी के साथ देखेंगे कि रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो खनिज है ना, प्रायः क्या होते हैं, तो प्रायः कठोर होते हैं। कहने का मतलब है कि जो गहना उना बनाया जाता है शादी ब्याह अनेक पर्व के लिए, जो औरतें गहना पहनती है या कोई मर्द जो है अंगूठी पहनते हैं, वो रत्न जो जेवरात से बनते हैं, वो सभी के सभी जो बनते हैं ना, वो जो खनिज होते हैं वो कठोर होते हैं, ठीक है। तांबे का प्रयोग यहाँ पे दिया हुआ है कि सिक्का से पाइप बनाने तक, मतलब तांबे का जो उपयोग होता है, तांबा जो धातु होता है, इसका उपयोग क्या चीज़ में किया जाता है, तो सिक्का बनाने से लेकर पाइप बनाने तक में भी किया जाता है। उसके साथ दिया हुआ है कि भारत में वितरण दिया हुआ है, मतलब जो भी धातु है उसका भारत में कैसे वितरण है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। पहला है कि लोहा के बारे में दिया गया है कि भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क निरपेक्ष, भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क निरपेक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। क्षेत्र बता दिया गया है कि क्षेत्र कौन कौन से है, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश गोवा और महाराष्ट्र, कर्नाटक। दोस्तों, जितने के जितने नाम है ना, ये सभी को आप लोग भारत का मैप बनाना आता है तो आप मैप बनाकर मैप के हिसाब से, अगर आप लोग चाहे मैप देखकर भी आप लोग इसे याद करेंगे तो और अच्छे से याद होगा, ठीक है। इसी के साथ दिया हुआ है कि भारत में बॉक्साइट के बारे में दिया गया है। बॉक्साइट के मामले में एल्युमिनियम का अयस्क होता है, मतलब बॉक्साइट क्या होता है, तो बॉक्साइट जो है ना वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। इसका जो क्षेत्र कौन है, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, तमिलनाडु। मतलब इसमें 2-3 जो नेम है वो एक्स्ट्रा है। जैसे कि आप लोग ऊपर में देख सकते हैं कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नीचे में भी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, और ऊपर में सिर्फ चेंज क्या है, तो गोवा है और कर्नाटक है, और इसमें क्या है, तो गुजरात और तमिलनाडु नया नाम देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अभ्रक के बारे में देखते हैं कि भारत में कहाँ पाया जाता है, तो अभ्रक का जो है ना, अभ्रक निरपेक्ष क्षेत्र में देख लेते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो झारखंड, बिहार आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आ जाएगा। और भारत क्या है, तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक, मतलब अभ्रक के बारे में, अभ्रक के मामले में भारत जो है ना विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक दोनों है। इसी के साथ तांबा के बारे में देखते हैं कि तांबा के बारे में क्या दिया है, तो भारत में क्षेत्र तांबा का कहाँ कहाँ है, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तांबा पाया जाता है। मैग्नीज के बारे में देख लेते हैं। मैग्नीज क्या है, तो भारत के क्षेत्र, मतलब मैग्नीज के मामले में कौन कौन सा है, तो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सभी के सभी क्षेत्र जो जहाँ पे मैग्नीज पाया जाता है। सोना के बारे में बात कर लेते हैं। सोना के बारे में तो भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक के कोलार में सोना निरपेक्ष है, सोना निरपेक्ष है। विश्व की गहरी खानों में से एक है, मतलब ये कर्नाटक के कोलार सोना का निरपेक्ष है, ये विश्व की गहरी खानों में से एक है, ये बात भी यहाँ पे बताया गया है। इसी के साथ देखते हैं चूना पत्थर के बारे में दिया है कि भारत में क्षेत्र कौन कौन सा है। चूना पत्थर के भारत में कौन कौन से क्षेत्र, तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा हो गया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और जैसे कि अब राजस्थान भी कह सकते हैं, राजस्थान यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। नमक में देख लेते हैं, नमक कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो नमक जो है ना, नमक भारत में समुद्र हो गया, झील हो गया और सैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत में नमक का अग्रणी उत्पादक और, मतलब भारत जो है ना, भारत में नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक भी है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो भारत है ना, भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है वो उस साइड से जो है दक्षिण भारत, यानी कह सकते हैं दक्षिण भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो नमक का उत्पादन
ज़्यादा होता है और इसलिए निर्यातक भी ज़्यादा है। अब देखते हैं खनिज का उपयोग यहाँ पे दिया गया हुआ है कि खनिज के उपयोग के बारे में क्या क्या दिया गया है कि आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रयोग किए जाने वाले खनिज कठोर होते हैं, मतलब जो खनिज प्रयोग किए जाते हैं वो कठोर होते हैं। और कंप्यूटर उद्योग में दिया हुआ है, ये पॉइंट भी आप लोग नोट कीजिएगा। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला जो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन क्वार्ट्स मतलब रेत से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, खनिजों का संरक्षण दिया हुआ है कि खनिजों का संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं। तो खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज क्या है, तो अनवीकरणीय संसाधन या नहीं, इन्हें फिर से निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, धातुएं दिया हुआ है, धातुओं के पूर्ण चक्रण से खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब मान लीजिए लोहा जैसे धातु है, ठीक है, अब उसका उपयोग आप लोग क्या करते हैं, रेल पटरी बनाने में करते हैं। अब जैसे रेल पटरी बन गया, अगर वो कारगर नहीं हो पाया तो मतलब किसी कारणवश वहाँ से हटाया जा रहा है तो वेस्ट ना हो, इसी के लिए उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी बनाई जा सकती है, कार निर्माण भी किया जा सकता है। और जिस चीज़ में जैसे ट्रक निर्माण में भी लगता है कि लोहा का उपयोग लगता है तो उससे उसका उपयोग किया जा सकता है। मतलब धातुओं का रूप बदल के उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। अब देखते हैं शक्ति संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन, या मतलब शक्ति संसाधन को ही ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा संसाधन को परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि ऊर्जा संसाधन जो है ना, इसे परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत में भी क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। परंपरागत संसाधन का मतलब दिया हुआ, परंपरागत स्रोत का मतलब है कि लंबे समय से उपयोग में लाए जाते हैं, मतलब लंबे समय से जो उपयोग किए जा रहे हैं उसे परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे ईंधन और जीवाश्मी परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत है। मतलब ईंधन जो है ना, ईंधन और जीवाश्मी परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत है। ईंधन के बारे में दिया गया कि ईंधन के बारे में कि ईंधन का उपयोग क्या चीज़ में किया जाता है, ये यहाँ पे दिया गया कि ईंधन का उपयोग मतलब खाना पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब ईंधन में प्राप्त होता है, कहने का मतलब है। अब दिया है कि पौधों और जानवरों के अवशेष लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहने से मतलब ताप एवं दाब के कारण दबे रहने से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जीवाश्मी ईंधन के बारे में यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिए। जीवाश्मी ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। नीचे दिया गया हुआ है विशेष रूप से कोयला के बारे में दिया गया है कि कोयला के बारे में आप देखते हैं। कोयला का उपयोग दिया हुआ है कि घरेलू ईंधन उद्योगों, लौह इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि घरेलू ईंधन जैसे कोयला से खाना बनाया जा सकता है, उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लौह इस्पात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाष्प इंजन मतलब कोयला को अगर जलाएंगे तो और पानी मतलब गर्म करेंगे तो वाष्प से कोई ऐसा विद्युत चक्री चलाया जाता है जिससे विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। वही बात यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि कोयला के बारे में यह दिया, कोयला से प्राप्त विद्युत को क्या कहते हैं, तो कोयला से प्राप्त जो भी विद्युत मतलब कोयला से प्राप्त होता है उसे तापीय ऊर्जा कहा जाता है। और यह अंतर्हित धूप है। और इसी के साथ है कि विश्व में उत्पादक क्षेत्र में जो है ना कौन सा है, तो चीन आता है, यूएसए, जर्मनी, रूस आता है, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस जो है कोयला उत्पादन में है। ठीक है, भारत में देखते हैं कि भारत में कौन सा है, तो भारत में जो है ना रानीगंज कहाँ है, तो पश्चिमी बंगाल का रानीगंज हो गया। और उसके बाद धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, ये दोनों का धनबाद और बोकारो झारखंड में पड़ता है। पेट्रोलियम के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पेट्रोल और तेल की शुरुआत गाढ़े काले द्रव्य से होती है, जिसे क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहा जाता है। ठीक है, शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। मतलब ये पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम शैलों के परतों के मध्य में मतलब बीच में पाया जाता है। इसी के साथ दिया हुआ कि वेधन दिया हुआ है। वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। प्राप्त दिया है कि डीजल मतलब पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक पाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ है कि पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आप लोग अगर पूछ लिया आपसे कि काला सोना किसे कहते हैं, यहाँ से हम काला सोना को पहले हाईलाइट कर देते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि काला सोना आप लोगों ने अभी तो पहली बार सुना होगा। काला सोना किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग कि पेट्रोलियम और इससे बने
जितने भी उत्पाद होते हैं उसे काला सोना कहते हैं। ठीक है, इससे अधिक ये मतलब ये पेट्रोलियम तो अधिक मूल्यवान होते हैं। उत्पादक देश में देख लेते हैं कौन कौन से है, तो ईरान है, इराक है, सऊदी अरब और कतार, ये 4 के 4 जो है वो महत्वपूर्ण देश है। इसका नाम रखिएगा। मुख्य उत्पादक में दिया गया है कि यूएसए, रूस हो गया, वेनेजुएला और अल्जीरिया, ये 4 है। और इसी के साथ जो है भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन है, भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र में भी आप लोगों को देख लेना है कि कौन कौन से है। तो यहाँ पे दिया गया पहले में असम में वही है, और दूसरे नंबर में मुंबई में कौन है, तो बॉम्बे है, और तीसरा कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा है। ये क्या है, ये सभी के सभी जो है ना कोयला के उत्पादन के लिए, सॉरी पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इसी के साथ देखते हैं शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो दिया गया है कि शब्द की उत्पत्ति आखिर में हुआ कैसे, पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति हुआ कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्द पेट्रा से हुआ है। इसका अर्थ क्या है, तो सैल, ओलियम अर्थ तेल से लिया गया है। ठीक है, इसीलिए पेट्रोलियम का अर्थ सैल तेल होता है। मतलब पेट्रोलियम का अर्थ सैल तेल भी होता है। प्राकृतिक गैस के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि मुख्य उत्पादक कौन है, तो प्राकृतिक गैस के मामले में मुख्य उत्पादक जो है ना वो कौन कौन से देश है, वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो पहला जो देश आ जाता है यहाँ पे वो रूस है, उसके बाद नॉर्वे है, यूके है और नीदरलैंड है। ठीक है, ये 4 के 4 यहाँ पे भी नाम दिए गए हैं, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। प्राकृतिक गैस के मामले में भारत में कौन है, तो भारत में जो है ना जैसलमेर हो गया जो राजस्थान में पाया जाता है, कृष्णा हो गया, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई, ये सभी के सभी जगह है जो प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। संपीड़ित हो गया प्राकृतिक गैस जिसे सीएनजी भी कहते हैं। ठीक है, एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है। ठीक है, मतलब इसके उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्योंकि यह जो दिया हुआ है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। मतलब पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में ये जो गैस है ना, और सीएनजी गैस, ये बहुत कम प्रदूषण फैलाती है। विश्व में दिया हुआ, विश्व में संगठन है कौन, 350 ORG एक संगठन नाम है, मतलब एक संगठन का नाम है विश्व में 350 ORG। यह जीवाश्म ईंधन के विरुद्ध काम करता है, जीवाश्म ईंधन के विरुद्ध काम करता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में देख लेते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में कौन कौन से दिया गया है। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में देख सकते हैं यहाँ पे लिया हुआ कि जीवाश्म ईंधन के बारे में दिया गया, जिसमें खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ईंधन हो गया, कोयला हो गया। इसी के साथ जल विद्युत को भी रखा गया है। और इसी के साथ अब एक एक करके सभी को देखते हैं। खनिज तेल के बारे में देखते हैं, इसका लाभ क्या है, तो ये आसानी से परिवहनीय, मतलब परिवहन हो सकता है। खनिज तेल जो है टैंकर के माध्यम से परिवहन कर सकते हैं। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है। ठीक है, इसी के साथ खनिज तेल का हानि क्या है, तो तेल अधिक प्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अपक्षय हो सकता है और निम्नमुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा हो सकता है। इसी के साथ दिया गया है कि नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। ठीक है, इसी के साथ प्राकृतिक गैस के बारे में दिया है कि लाभ इससे क्या है, प्राकृतिक गैस से जो लाभ है वो है कि आसानी से परिवहन हो सकता है, मतलब पाइपलाइन के जरिए भी हो सकता है। इसमें क्या है, इसमें तेल और कोयले से अधिक मतलब स्वच्छ ये होता है। मतलब जो प्राकृतिक गैस है वो तेल और कोयला से अधिक स्वस्थ होता है, तेल से सस्ता भी होता है, तेल से सस्ता भी पड़ता है। हानि इसका यही है कि खनिज तेल के हानि का समान है, मतलब खनिज तेल के जो यहाँ पे हानि हमने बताया था इसी के समान इसका भी हानि है, मतलब सेम है। ठीक है, ईंधन के बारे में देख लेते। ईंधन में लाभ क्या है, यह सुप्रय है, इसी के साथ बहुत संख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और हानि इससे क्या है, तो पहला संग्रहण में अधिक समय लगता है, मतलब कहने का मतलब ईंधन के संग्रहण में अधिक समय लगता है। ठीक है, प्रदूषण फैलाने वाला है, प्रदूषण फैलाता बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं कि ईंधन क्या करता है, तो ईंधन जो है प्रदूषण काफी ज्यादा फैलाता है। ठीक है, इसी के साथ है हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। हरित गृह प्रभाव में क्या करता है, वृद्धि करता है। और निवर्णीकरण भी इसी में होता है। ठीक है, उसी के साथ देखते हैं कोयला के बारे में अब दिया हुआ है कि कोयला के बारे में जितने भी विस्तृत जानकारी है वो सभी के सभी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कोयला के बारे में। कोयला से लाभ क्या होता है, तो कोयला से लाभ होता है कि विस्तृत रूप से उपलब्ध है, बहुत ज्यादा इसका बहुत ज़्यादा भंडारण ही है, आप लोग कह सकते हैं, विस्तृत रूप से उपलब्ध है। इसी के साथ विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। ठीक है, हानि इससे क्या है, तो हानि इससे यही है कि प्रदूषण का स्रोत है, क्योंकि कोयला का दोहन होगा, जलाया जाएगा तो प्रदूषण फैलेगा ही, परिवहन के लिए भारी होता है। ठीक है, जल विद्युत दिया हुआ है। जल विद्युत जल से विद्युत कैसे उत्पादन किया, तो लाभ इसका क्या है, तो प्रदूषण मुक्त होता है। ठीक है, और इसी के साथ सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है। ठीक है, जल विद्युत और सस्ता भी है। और इसी के साथ हानि में देख लेते इसका क्या है, स्थानीय समुदायों का विस्थापन हो जाता है और निम्न क्षेत्रों का जल पलावन स्थापित करने में खर्चीला होता है। यहाँ पे दिया गया कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला जो देश
वो नॉर्वे था। ये आप लोग याद रखिएगा कि विश्व में है ना, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला जो देश था वो नॉर्वे था। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में देख लेते हैं कि जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ यह कि इसका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा कर सकते हैं। इसका उपयोग क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग जो है ना पर्यावरण प्रदूषण पैदा कर सकता है। और गैर परंपरागत स्रोत में जैसे दिया गया कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा हो गया। ठीक है, ये तीनों के तीन नाम दिए, ये नवीकरणीय है। अब इसी के साथ यहाँ पे 3 पॉइंट और दिए गए हैं कि सौर ऊर्जा के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करता है। और उपयोग में क्या दिया है कि सौर तापक और सौर कुकर सोलर डायल समुदाय को रोशनी देने में, ठीक है, ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये दिया गया है। पवन ऊर्जा के बारे में दिया गया कि पवन फॉर्म क्या है, तो तटीय क्षेत्र और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है ना, वहां स्थित होता है पवन फॉर्म। ठीक है, और पवन फॉर्म कहाँ है, तो नीदरलैंड में है। ठीक है, नीदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, यूके, यूएसए हो गया, अमेरिका, स्पेन में पाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा के बारे में अभी यहाँ पे दिया गया है कि परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त हो गया। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा के से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ दिया गया है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादक देश कौन सा है, तो यूएसए और यूरोप है। और इसी के साथ है कि भारत में कौन है, तो राजस्थान हो गया, झारखंड यूरेनियम के लिए प्रचलित है। और इसी के साथ थोरियम है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है, जो कि केरल में पाया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो तमिलनाडु में कलपक्कम में, महाराष्ट्र में तारापुर में है, राजस्थान में कोटा में है, कोटा के निकट राणा प्रताप सागर हो गया, राणा प्रताप सागर। और इसी के साथ जो है यूपी दिया हुआ है, यूपी। ठीक है, यूपी मतलब समझ सकते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो नरोरा कर्नाटक में कागा में जो है यह परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किए गए। इसी के साथ देखते हैं भूतापीय ऊर्जा के बारे में दिया गया है कि ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा क्या कहलाती है। और उपयोग इसका क्या चीज में किया जा सकता है, तो खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त और नहाने में भी किया जा सकता है। ठीक है, यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद न्यूजीलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, मध्य अमेरिका हो गया। ठीक है, ये सब में पाया जाता है। भारत में कहाँ पाया जाता है, तो भारत में भी दिया गया कि हिमालय प्रदेश में हो गया, और हिमालय प्रदेश में मणिकरण में, और लद्दाख में जो है पूगा घाटी में ये पाया जाता है। इसी के साथ है कि ज्वारीय ऊर्जा के बारे में भी दिया गया है कुछ पॉइंट की ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। और विश्व का पहला जो ज्वारीय ऊर्जा है ना स्टेशन फ्रांस में था। और इसी के साथ याद सकते रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी हो गया। ठीक है, जो कि गुजरात में पाया जाता है। कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र है। बायोगैस के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि मीथेन मतलब CO2 का मिश्रण है। ठीक है, मीथेन और CO2 का मिश्रण है। उपयोग क्या किया जा सकता है, तो खाना पकाने, विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है, और जैविक खाद का उत्पादन भी होता है बायोगैस से। ठीक है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में अब यहाँ पे कुछ दिए हुए पॉइंट, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। वैसे ये टॉपिक पहले हो चुका है, लेकिन रिवाइज भी आप लोग कर सकते हैं, लास्ट पेज है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन सा, गैर परंपरागत स्रोत में पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया। ठीक है, परमाणु ऊर्जा जो है ना बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा ये होता है। यहाँ पे दिया गया है कि पवन ऊर्जा के बारे में दिया कि लाभ इसका ये होता है कि इससे प्रदूषण ऊर्जा भी, मतलब प्रदूषण ऊर्जा है, इसे कह सकते हैं। और एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पन्न की कम लागत होती है। ठीक है, मतलब पवन चक्की द्वारा, ठीक है, पवन फॉर्म द्वारा सुरक्षित और साफ होता है। हानि इससे क्या होता है, तो हानि इसका देखते हैं पहले, क्योंकि हानि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फायदा तो सब देखते हैं, हानि भी आप लोग देख लीजिए। हानि इसका यही है कि ध्वनि प्रदूषण होता है, और पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं, और रेडियो व दूरसंचार के प्रसारण संकेतों में व्यवधान होता है, और पक्षियों के लिए क्या है, तो हानिकारक होता है। सौर ऊर्जा के बारे में देख ले, सौर ऊर्जा के बारे में कि लाभ इसका क्या है, तो असमाप्य है सौर ऊर्जा, और मतलब इसे यह समाप्त नहीं होने वाला है सौर ऊर्जा, क्योंकि यह सूर्य से प्राप्त होता है, प्रदूषण मुक्त होता है सौर ऊर्जा। हानि इसका क्या है, तो यह खर्चीला होता है, और
स्रोत के विसरित होने से ऊर्जा की बर्बादी होती है। ठीक है, इसी के साथ दिया हुआ है कि ज्वारीय ऊर्जा के बारे में कि लाभ इसका क्या है, तो लाभ जो है प्रदूषण मुक्त होता है और असमाप्य है। ठीक है, क्योंकि समुद्र में ज्वार आते रहते हैं। और हानि दिया हुआ है कि वन्य जीव आवास का नष्ट होना। परमाणु ऊर्जा के बारे में दिया है कि लाभ इससे सबसे पहले क्या होता है, तो इससे परमाणु ऊर्जा से जो लाभ होता है बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है। हानि क्या होता है, तो रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना खर्चीला होता है। इसके साथ बायोगैस के बारे में दिया है कि बायोगैस का लाभ होता है कि कम लागत लगता है, उपयोग में आसान होता है और जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन भी होता है। ठीक है, हानि में दिया हुआ है कि हरित क्रांति हरित गृह प्रभाव का कारण बनता है। ठीक है, और लास्ट जो इसी के साथ जो है जो लाइन है वो है कि भूतापीय ऊर्जा के बारे में दिया गया है। और इसमें क्या है कि लाभ इसका होता है कि स्वच्छ पर्यावरण हितैषी वह हर समय उपलब्ध होता है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा। और इसी के साथ हानि भी इसका दिया हुआ है कि शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण क्या है, विद्युत वहन खर्चीला होता है। मतलब ये शहर से बहुत दूर स्थित होता है भूतापीय ऊर्जा के केंद्र, इसलिए इसे वहां से यहाँ शहर में बिजली लाने के लिए जो खर्चा लगता है वही बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ है जो NCERT 8 क्लास की जियोग्राफी में जो तीसरा चैप्टर है आज के वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग हमारे चैनल पर चले जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हो और अपना प्यार सपोर्ट बनाइए। अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जैसे व्यूज आगे बढ़ेगी क्लास का जो टाइम लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा दिया जाएगा। हो सकता है एक दिन में एक ही चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। और बाकी आप लोग नोट्स को लिख रहे हैं कि नहीं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।